जय हिंद। आज मैं फिर से साइंस का क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलते हैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है कि टूटी हुई हड्डियों के संरक्षण हेतु प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है या है। तो टूटी हुई हड्डियों के संरक्षण हेतु प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह है। तो यह एक जिप्सम होता है। क्या होता है? एक जिप्सम होता है। तो याद रखना यहाँ पे जिप्सम को ही उपयोग टूटी हुई हड्डियों के संरक्षण हेतु प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताता हूँ कि जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4 2H2O होता है। CaSO4 2H2O होता है। जब जिप्सम को 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। CaSO4 हाफ H2O हाफ H2O बनता है 1/2 H2O। तो यहाँ पर यही किया कहा गया है कि जब जिप्सम को 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों के संरक्षण हेतु में उपयोग किया जाता है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जैसे जैसे टूट हड्डी जैसे हाथ टूटा हुआ है, जब प्लास्तारा के रूप में उसका उपयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के रूप में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है? तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, जिसका सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है और जिप्सम का सूत्र CaSO4 2H2O होता है। और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 18 नंबर कि केक और ब्रेड को हल्का और स्पंजी बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो केक और ब्रेड को आप लोग केक देखे होंगे तो केक एकदम मुलायम होता है और ब्रेड भी हालाना मुलायम तरी होता है। और स्पंजी छेना जो बोल होता है, स्पंजी छेना बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट को ही, जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं, इसी का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का? तो देखिएगा NaHCO3 NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा बोला जाता है, जिसका उपयोग केक और ब्रेड को हल्का और स्पंजी बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे बोला है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र NaCO3 होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र NaHCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 होता है। और विरंजक चून का, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है CaOCl इंटू का हॉल्ट वाश। CaOCl का हॉल्ट वाश विरंजक चून या ब्लीचिंग पाउडर जिसे बोला जाता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कैलोरीन से कराई जाती है तब यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसे विरंजक चून बोलते हैं। तो आप लोग को यहाँ से समझ में आ गया होगा कि केक और ब्रेड को और स्पंज को स्पंजी बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिसे खाने का सोडा बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है। तो हम यहाँ पे देखिएगा कि प्रबल अम्ल का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्रबल क्षार का मतलब क्या? तो हम यहाँ पे ले सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यहाँ से प्रबल भस्म में जिसे हम क्षार बोलते हैं। तो जब भी कोई भी प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की विक्रिया कराएंगे तो वहां पे उदासीन बनता है। क्या? उदासीन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है जब कोई प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वहां पे उदासीन अभिक्रिया जिसे बोला जाता है, उदासीन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है। तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो उदासीन क्या? तो उदासीन किससे बोला जाता है? पीएच स्केल, यहाँ पे पीएच स्केल है जिस पर 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल पर पीएच मान अंकित रहते हैं। यहाँ पे जो 7 से कम रहता है अम्लीयता रहता है और 7 से अधिक वाला को क्षारीयता बोला जाता है। तो पीए उदासीन किससे बोला जाता है? तो जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है उसे हम लोग उदासीन बोलते हैं। 7 से कम को अम्लीयता, 7 से अधिक वाला को क्षारीयता। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि प्रबल और प्रबल क्षार के लवणों से के अभिक्रिया करेंगे तो उदासीन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है।
तो यहाँ पे उदासीन जल का या उदासीन अभिक्रिया का पीएच मान कितना होता है? तो 7 के बराबर होता है। याद रखना, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करके उदासीन अभिक्रिया का निर्माण करते हैं, जिसका पीएच मान 7 होता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवणों का पीएच मान क्या होगा? तो प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे लिए थे, और दुर्बल क्षारक का मतलब यहाँ पे कौन सा ले सकते हैं? हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी ले सकते हैं दुर्बल क्षारक के रूप में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को ले सकते हैं। तो जब कोई प्रबल अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो उसका पीएच मान 7 से अधिक हो सकता है, भी 7 से कम भी हो सकता है, 10 और 14 के बीच में भी हो सकता है। तो उसका पीएच मान उसको पीएच स्केल पर मापने से ही पता चल सकता है। तो उपर्युक्त एक से अधिक आंसर सही होगा, इनमें तीनों आंसर सही हो सकता है। तो याद रखना, पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने 1914 में किया था अम्लीय विलयन की प्राकृतिक की अम्लीयता मापने के लिए। ये भी बात याद रखना, पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने 1914 में। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गर्म करके की गई अपघटन अभिक्रिया को कहते हैं। तो गर्म करके कोई, मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसको गर्म करके अपघटन करने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो मान लीजिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करेंगे तो एक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, जिसे हम लोग वियोजन अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पदार्थ लिए, ठीक, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए हम लोग कोई पदार्थ लिए और इस पदार्थ को हम लोग जलाएंगे तो इसमें से क्या क्या निकलेगा? तो यहाँ पे सबसे पहले बोलिएगा कि ऊष्मा देगा हमें, जिसे हम ऊष्मा ऊर्जा देगा, ऊष्मा को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड देगा और हमें कोयला भी प्राप्त होगा इससे। तो हम पदार्थ को जलाएंगे तो ऊष्मा निकलेगा, तो यहाँ पे बनेगा ऊष्मा से ऊष्मा, और किस मात्रा में ऊर्जा निकलेगी? तो यहाँ पे याद रखना, ऊष्मीय अपघटन नहीं होगा, यहाँ पे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगा। जिस तरह अभिक्रिया में से ऊष्मा निकलती है, यह अभिक्रिया संपन्न होने पर ऊष्मा ऊर्जा देती है, उस ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो गर्म करके की गई अपघटन अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जिसे हम लोग वियोजन अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। तो याद रखना, राइट डी होगा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 22 नंबर पूछा जा रहा है कि चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप इनमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो चूना पत्थर, संगमरमर, और भी इसका अन्य नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, उसी का सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर को ही सूत्र बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर भी बोला जाता है। तो उसमें अपघटन के फलस्वरूप में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हम जस्ट बताए तुरंत कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, यहाँ पे ये सिंबल जो है, ये सिंबल यहाँ पे फिर से समझाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 होता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे हीट किया जाता है, हीट करते हैं, तो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे देखिए वियोजन अपघटन होकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी माना जाता है। याद रखना, दहन के लिए अपोषक पदार्थ है, याद रखना। और कैल्शियम ऑक्साइड को काली चूना भी कहा जाता है, जो सीमेंट के निर्माण में इसका उपयोग होता है। और जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया ही जब जल से कराई जाती है तो बिना बुझा हुआ चूना का निर्माण, कैल्शियम को हम अभिक्रिया जब जल से कराते हैं तो बिना बुझे हुआ चूना का निर्माण होता है। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का खोज जॉन हेलमाउंट ने किया था, ये भी याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पे जस्ट बताएं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है कि जब चिप्सम को
जिसका सूत्र CSO4 2H2O होता है। जब जिप्सम को 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है CSO4, और यहाँ पे जल उड़ेगा तो बन जाएगा हाफ H2O। दो जल है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जल उड़ेगा तो यहाँ पे हाफ H2O बन जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CSO4 हाफ H2O होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला, करेक्ट ऑप्शन होगा। याद रखना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक रूप में इसका प्रयोग भी होता है। उसके बाद 24 नंबर देखिएगा, चिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो चिप्सम का रासायनिक सूत्र CSO4 2H2O होता है। CSO4 2H2O चिप्सम का रासायनिक सूत्र है, ये भी बात याद रखना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले सूत्र बताइए। तो CSO4 हाफ H2O होता है, हाफ H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, 26 नंबर पूछा जा रहा है कि सोडियम धातु का संग्रह निम्न डुबाकर किया जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम क्रियाशीलता श्रेणी की सबसे ऊपरी श्रेणी में पाई जाती है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि सोडियम और पोटेशियम को क्रियाशीलता श्रेणी से बचने के लिए इसमें किसमें डुबा कर रखा जाता है। तो केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्यों डुबा कर रखा जाता है? जब सोडियम धातु को सोडियम धातु को खुली अवस्था में छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः ही आग पकड़कर जलने लगती है। इसी से बचने के लिए सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, याद रखना। और सोडियम धातु जो है, सोडियम धातु का संकेत Na होता है, और इसका जो परमाणु संख्या 11 है, परमाणु भार 23 होता है कुछ समथिंग। तो यहाँ पे याद रखना कि सोडियम धातु का संग्रह किस में डुबा कर किया जाता है। तो केरोसिन तेल में। और सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, परमाणु भार 23 है। और सोडियम धातु जो है, सोडियम धातु को क्षारीय भूमिज तत्व कहा जाता है, याद रखना। क्षारीय भूमिज तत्व सोडियम को ही कहा जाता है, जो वर्ग 1 का तत्व है। हलीनाकार अवरी से फरियाद, याद रखना। वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, ये भी याद रखना। तो सोडियम धातु को डुबाकर केरोसिन तेल में किया जाता है। तो सोडियम वर्ग 1 का तत्व है, जिसे क्षारीय तत्व क्षारीय क्षारीय भूमि तत्व कहा जाता है, ये भी बात याद रखना। फिर यहाँ से देखिएगा 27 नंबर है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र याद रखना Na2CO3 10H2O। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी करेक्ट होगा। यहाँ पे 28 नंबर है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI क्या है, इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। और यहाँ पर ये भी याद रखना कि धारता का मात्रक फ्राइडे होता है, और हेनरी का दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, बात याद रखना। और चुंबकीय फ्लक्स का 70 मात्रक वेबर होता है, ये बात याद रखना जेहन में। उसके बाद यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र का SI इकाई क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का SI इकाई क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का SI इकाई जो है टेस्ला होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि तरंगों की आवृत्ति के SI मात्रक होते हैं। तरंग की आवृत्ति के SI मात्रक हर्ट्ज होती है। तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि फोकस दूरी का SI इकाई क्या है। तो फोकस दूरी का SI इकाई क्या है?
तो फोकस दूरी जो मापा जाता है उस इसमें मापा जाता है मीटर में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ऊर्जा के सही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। निम्न में कौन सी सामान्य फल पकाने वाली गैस का उपयोग एथिलीन का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।